नमस्ते, वेलकम टू लाइफ शिल्प एकेडमी। मेरा नाम है शिवानी यादव और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी फॉर सीयूईटी एग्जाम। अब वैसे तो हमें पता है कि हमारा पैसा आ रहा है, हमारा पैसा जा रहा है, लेकिन क्या हो अगर ये पैसा कहीं रुक जाए। जैसे कि मान लो हम बचपन में क्या करते थे, जब भी हमें दादी नानी या जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे घर वाले हैं, हमें कॉइन्स देते थे तो हम उसे गुल्लक में रख देते थे। ठीक है, एटलीस्ट हमारी जनरेशन ये करती थी। या फिर आपका आजकल पिगी बैंक भी है, आप उसमें भी स्टोर करते होंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होता था, आप उस गुल्लक को फोड़ते थे या अपने पिगी बैंक को अनलॉक करते थे, उसमें से वो अमाउंट निकालते थे, तो कितनी खुशी होती थी, राइट। लेकिन इकोनॉमी में ना, ये पैसा जो है ये बहुत गोल गोल घूमता है। अगर इधर से निकला तो उधर, उधर से निकला तो उधर। तो ये जो सर्कुलेशन है मनी का, यही एक इकोनॉमी को स्टेबल बना के रखता है। तो बेसिकली पैसा रुकना नहीं चाहिए। कहीं रुक गया पैसा, आपने कहीं 1 रुपए जो आपको कहीं कहीं इन्वेस्ट कर देने चाहिए थे या किसी के पास जाना चाहिए था, अगर आपने उसे उठा के रख दिया सिर्फ और उस पर कुछ आप काम नहीं कर रहे हो, तो वो पैसे की कीमत कभी नहीं बढ़ेगी, वो उतने का उतना ही रहेगा, राइट। हम बहुत सारी चीजें समझेंगे, ये चीज कैसे नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, बस कुछ ही देर में। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस इमेज में, ठीक है, ये है हमारा देश, हमारा भारत देश। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमी कैसे चलती है, क्या क्या होता है इंडिया में। ट्रेडिंग होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है, राइट। अब तो एटलीस्ट हम करने लग गए हैं ये सारी चीजें आफ्टर इंडिपेंडेंस। और क्या करते हैं हम परचेज करते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है, एज अ कस्टमर। बाइंग एंड सेलिंग भी होती है, अगर आप शॉपकीपर हैं तो आप सेल भी करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना इकोनॉमी में आ जाती हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि क्या क्या इंडियन इकोनॉमी में हम आज पढ़ने वाले हैं, और इसको बिल्कुल आप वन लाइनर फॉर्म में ही समझें। इसमें ज्यादा डीप रिसर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आई एम सेइंग दिस। ओके, सो इकोनॉमी है क्या। बेसिकली इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हम इकोनॉमी क्यों बोलते हैं। तो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है, प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं एंड कंज्यूम होती हैं टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। हम क्यों बाय सेल करते हैं चीजें, बाय क्यों करते हैं, बेसिकली अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एंड अपनी नीड्स के लिए। ठीक है, अब आप मुझे बाद में बताएंगे कि वांट्स एंड नीड्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वांट्स एंड नीड्स। ओके, तो जब गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो प्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैन्युफैक्चरर मतलब जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, सपोज मैं मैन्युफैक्चर करती हूँ पार्ले जी बिस्किट्स। ठीक है, अब सिर्फ मैन्युफैक्चर करके काम चल जाएगा क्या, मैंने इस पे पैसे लगाए हैं, राइट, मुझे इसके रॉ मटेरियल के लिए पैसे लगे हैं। अब उसके जब मैं कुछ बना रही हूँ तो उसका मुझे बेनिफिट तो मिलना चाहिए, राइट। तो मैं उससे क्या करूंगी, मैं बहुत सारे पार्ले जी बिस्किट्स बनाऊंगी और उन बिस्किट्स को बेसिकली मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किसको करूंगी, सेलर्स को ऑब्वियसली, क्योंकि वही लोग हैं। अब आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली मेरे पास तो आओगे नहीं खरीदने, आप क्या करोगे, आप एक शॉप पे जाओगे। ठीक है, आपको बिस्किट खरीदना है तो यू विल विजिट अ शॉप। ठीक है, और वहां से आप ये बिस्किट्स को ले सकते हो। ठीक है, अब बिस्किट्स आप यहाँ पे बाय करोगे, तो बाय करने के लिए आप उसको क्या पे करोगे, शॉपकीपर को मनी पे करोगे। ठीक है, एंड देन आपके पास ये बिस्किट्स अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो ये पूरा सर्कल चलता है इकोनॉमी का। ठीक है, अब देखो आपके पास जो पैसा था वो कहाँ फ्लो हुआ, शॉप पे। अब शॉप, जो शॉपकीपर है वो किससे बाय कर रहा है, पार्ले जी बिस्किट्स किससे बाय कर रहा है, मैन्युफैक्चरर से बाय कर रहा है। तो मैन्युफैक्चरर जो है इसको सेल कर रहा है, तो यहाँ पे ये भी कुछ कमा रहा है एंड शॉपकीपर हमसे कुछ कमा रहा है। ओके, तो ये इसका साइकिल बनता है, राइट। तो ऐसे आपको समझना है इजी लैंग्वेज में। ओके, एंड अगर हम देखें इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो उसमें क्या क्या लगता है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या मैं अकेले बनाऊंगी, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। तो मुझे क्या लगेगा, लेबर लगेगा, ठीक है, ह्यूमन लेबर लगेगा या मशीन्स लगेंगी, कैपिटल मतलब पैसा लगेगा, रिसोर्सेस लगेंगी मुझे, ठीक है, जो जो रॉ मटेरियल इसके लिए चाहिए, एंड
मैं उसके बाद क्या कर सकती हूँ, ट्रेड कर सकती हूँ, उसको बेच सकती हूँ। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी? पहले तो देखो मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इंडिया जो है ना वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मैं अभी आपको समझाती हूँ मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स दोनों गवर्नमेंट के साथ मेजर रोल प्ले करते हैं, जैसे कि डिफेंस में, एजुकेशन में एंड हेल्थ में। ठीक है, उसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। मतलब प्राइवेट एंड पब्लिक, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, दोनों का पार्टिसिपेशन इस इकोनॉमी में होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। देन एग्रीकल्चर डिपेंडेंस, इसका मतलब क्या है, इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका सबसे ज्यादा जो डिपेंडेंस है वो एग्रीकल्चर पे है। ठीक है, आज भी एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद आईटी सेक्टर्स आते हैं, लास्ट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आते हैं। आगे हम देखने वाले हैं ये चीजें। ओके, क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉय कर रहा है लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। कैसे कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है, यहाँ पे आपको कोई रेज्यूमे देने की जरूरत नहीं है, आप एज अ लेबर भी काम कर सकते हैं या आप छोटा मोटा काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका जीडीपी है ना वो डिक्रीजिंग स्टेट में है, फिर भी यहाँ पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में हो रहा है ऐसा, जहाँ पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है वहाँ का जीडीपी, वहाँ से जीडीपी आपको ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। एनीवेज, ठीक है, एंड लार्ज पॉपुलेशन, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज बाय पॉपुलेशन, अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कर रही है लेकिन साथ साथ में चैलेंजेस भी। हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन चैलेंजेस भी उसी के साथ एसोसिएटेड है। क्यों? क्योंकि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, डिमांड हमारी ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा है, और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा लिमिटेड है। ठीक है, तो ये हमारा एक थोड़ा सा चैलेंजिंग पॉइंट है। ओके, देन हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी लेवल्स। अब इंडिया में क्या है, अब आप हमेशा देख रहे होंगे कि आईटी सेक्टर में बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो ले ऑफ कर रही हैं, ठीक है, कॉस्ट कटिंग के नाम पे। तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हमारे इंडिया का हमेशा से ज़्यादा ही है। ओके, होप ये फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो, लेट्स सी। ठीक है, स्पेशली अगर रूरल एरियाज में भी अगर हम बात करें तो वहाँ पे पॉवर्टी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। देन इंक्रीज्ड सर्विस सेक्टर ग्रोथ। अब आप देखेंगे कि जो सर्विस सेक्टर है ना, मतलब आईटी सेक्टर है, उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। ओके, जैसे आईटी देख लिया, हेल्थ केयर है, बैंकिंग है, यहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बैंकिंग क्या है? बैंकिंग सर्विस एक टाइप की, राइट, प्रोडक्ट तो है नहीं। हेल्थ केयर भी एक तरह की सर्विस है, एंड आईटी सेक्टर तो आपको पता है, ठीक है, जो डेवलपर्स वगैरह होंगे उनको ये आइडिया होगा। तो ये सारे जो है ये मेन कंट्रीब्यूटर बन रहे हैं हमारे इंडिया के जीडीपी में। अभी आपको बताऊंगी जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का मतलब होता है, फुल फॉर्म इसका है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, हेवी रीजनल डिस्पैरिटीज। अब इसका मतलब क्या है? देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो अनइवन है। कैसे? कुछ स्टेट्स में, कुछ अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा इनकम्स है, ठीक है, एंड कुछ जगह नहीं है। तो ये जो होती है इनकम जो आपकी अनइवन रहेगी, ये रहेगी ही। ठीक है, जैसे अब अगर मैं बात करूं कुछ स्टेट्स की, जैसे अगर मान लो आप बिहार को मान लो, ठीक है, बिहार जहाँ से सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स निकलते हैं, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि सारे तो आईएएस ऑफिसर्स नहीं बन सकते ना, तो जो बची हुई पॉपुलेशन है उनका क्या, तो उनको बेसिकली माइग्रेट करना पड़ता है। तो माइग्रेशन के लिए वो चूज करते हैं या तो दिल्ली या तो मुंबई, और ऐसी ऑड जॉब्स के लिए ही करते हैं। ठीक है, मोस्टली ऑड जॉब्स के लिए करते हैं। उसका रीजन क्या है? तो बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है, तो इसलिए यहाँ की इनकम कैसी होगी? लो ही होगी। करेक्ट। मुंबई वगैरह में इनकम ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे कंपनीज हैं। आप अगर देखें चेन्नई, तो वहाँ पे के लोगों की इनकम भी ज्यादा है क्योंकि वहाँ पे एमएनसीज हैं। तो ये रीजनल डिस्पैरिटीज होती है। देन डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स। अब हम देखें तो इंडिया जो है इम्पोर्ट करता है ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, ठीक है, बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करवाते हैं। आप याद रखो, जब भी हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारा जो रुपया है वो बाहर जा रहा है। ठीक है, हमें बेसिकली अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने चाहिए ताकि हमारा रुपया अंदर आए, तब हमारी ग्रोथ होगी, राइट। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशन से हम ज्यादा अफेक्ट होते हैं। मतलब अगर प्राइस बढ़ गया, मान लो हम ऑयल बाय कर रहे हैं, तो ऑयल जो है वो इंटरनेशनल रेट्स पे चल रहा है, और अगर उसका प्राइस बढ़ा तो हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, मतलब ज्यादा रुपया हमारा गया बाहर, और इससे होगा हमको नुकसान, हमारी पूरी इकोनॉमी को नुकसान। ठीक है, तो इसलिए ये इंडिया की डिपेंडेंसी है। ऑलराइट, ठीक है, अब हम जानते हैं
कि जो हम टर्म्स पढ़ते हैं जैसे इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब आप सुना होगा आप लोगों ने ये वर्ड, ठीक है, अर्थव्यवस्था, इट इज कॉल्ड इकोनॉमी, एंड अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। एज अ सब्जेक्ट आप जब भी पढ़ते हैं तो वो इकोनॉमिक्स होता है, अर्थशास्त्र, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो टेक्निकल है, वो क्या है कि द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी हमने देखा था, हम प्रोड्यूस कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे, जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो आता है आपका इकोनॉमी में। और इकोनॉमिक्स का मतलब है थियोरेटिकल स्टडी करना, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो उसकी स्टडी करना कि कैसे इकोनॉमीज जो हैं वो फंक्शन कर रही हैं, ठीक है, रिसोर्सेज को एलोकेट कर रही हैं, वो सब चीजें जो हम पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट के अंडर में, वो होता है हमारा इकोनॉमिक्स। ओके, नेचर कैसा है इकोनॉमी का? प्रैक्टिकल है, रियल वर्ल्ड सिस्टम है, ठीक है। इकोनॉमिक्स थियोरेटिकल है एंड कंसेप्चुअल स्टडी है। फोकस एरियाज क्या रहते हैं कि जो भी वर्ल्ड में हो रहा है, रियल वर्ल्ड में, उसके साथ ये डील करता है। एंड इकोनॉमिक्स जो है वो एक्सप्लेन करता है व्हाई एंड हाउ थिंग्स हैपन यूजिंग कुछ प्रिंसिपल्स और मॉडल्स को लेकर ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों चीजें हो रही हैं, कैसी चीजें हो रही हैं। क्या क्या इसमें आते हैं? इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस, ट्रेड, लेबर, जीडीपी, इन्फ्लेशन, मार्केट, ये सारी चीजें आती है इसमें। एंड इकोनॉमिक्स में आता है सप्लाई एंड डिमांड, मार्केट का कैसा बिहेवियर है। अब ये रीजंस बता रहे हैं ना कि क्या चल रहा है इकोनॉमी में, कैसे चल रहा है, तो और थ्योरीज के बेसिस पे ये इकोनॉमिक्स में। देन एग्जांपल देखें तो इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। देन हम बोलते हैं ना ग्लोबल रिसेशन, तो वो पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करता है, तो वहां पे भी इकोनॉमी आती है। रूरल इकोनॉमी, ठीक है। एंड अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम एडम स्मिथ थ्योरीज हम देखेंगे, केनेसियंस इकोनॉमिक्स देखेंगे, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं। अब इसका पर्पस क्या है? ये रिफ्लेक्ट करता है फाइनेंशियल एंड मटेरियल वेलबींग किसी कंट्री का या किसी पर्टिकुलर रीजन का। ओके, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि कैसे इकोनॉमीज जो है वो कैसे काम कर रही हैं, उनमें क्या चेंजेस लाने चाहिए, बेसिकली सजेशन, क्योंकि यहाँ पे स्टडी हो रही है ना, पूरी इकोनॉमी की ही स्टडी हो रही है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप देख लो ये डायग्राम के हिसाब से, देखो इकोनॉमी ये रही, यहाँ पे इंडस्ट्रीज कैसे फंक्शन हो रही है, मनी कैसे सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई देखोगे, थ्योरीज देखोगे, रीजंस बेसिकली बताने वाला ये सब्जेक्ट है, ठीक है, थियोरेटिकल है। ऑलराइट, ठीक है। अब फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में क्या क्या चीजें आती है, देखो इकोनॉमी जो होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है, जिससे उसकी जो बताती है ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। ओके, ये फैक्टर्स जो है मेनली कैसे हैं, कैसे कैटेगराइज होते हैं? प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं कुछ, ठीक है, प्राइमरी फैक्टर्स, देन होते हैं सेकेंडरी फैक्टर्स, एंड कुछ आप अगर इसको एक और कैटेगरी देना चाहो तो एक्सटर्नल कुछ फैक्टर्स। ओके, अब प्राइमरी फैक्टर्स मतलब कि जो मेन फैक्टर्स हैं किसी इकोनॉमी को चलाने के लिए, वो क्या है, तो वो ध्यान रखना है हमेशा, ये हमेशा से क्वेश्चन आता है और आता रहेगा। उसमें आता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, लैंड में क्या आएगा? नेचुरल रिसोर्सेज आती हैं, जैसे कि मिनरल्स, वाटर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, ये सब लैंड के अंडर में आ जाता है। और ये डिटरमाइन करता है कंट्री का रिसोर्स अवेलेबिलिटी फॉर प्रोडक्शन। अब देखो यार, अभी आपको कोई कुछ भी बनाना है, मान लो आपको अपना कोई बिजनेस खोलना है, सबसे पहले क्या लगेगा? आपको जमीन लगेगी, ठीक है, उसके बाद सारी चीजें आ जाएंगी इसके ऊपर, ठीक है। तो पहले तो आपको एक जमीन चाहिए, लैंड चाहिए, फिर अब उस लैंड को बेसिकली उस लैंड पे कुछ बनाने के लिए आपको क्या लगेगा? वर्कफोर्स लगेगी, मतलब लेबर लगेगा, ठीक है, ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज वहां पे प्रोड्यूस कर पाए। अब लेबर में भी कैटेगराइजेशन होते हैं, कुछ होते हैं स्किल्ड लेबर, मतलब उनके पास नॉलेज होती है प्रॉपर, ठीक है, कैसे एक मशीन को ऑपरेट करना है। ओके, देन कुछ सेमी स्किल्ड होते हैं जिन्होंने नया नया सीखा है, थोड़ा बहुत आता है, ठीक है, इंटर्न्स टाइप आप समझ लो। देन होते हैं अनस्किल्ड, मतलब जिन्हें कुछ भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, मशीनरी नॉलेज नहीं है, तो वो अनस्किल्ड वर्कर्स आते हैं। देन उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है? कैपिटल, पैसा। ओके, बिना पैसे के तो कुछ नहीं खड़ा होगा, राइट। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो होती हैं वो क्या क्रिएट करती हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को, जैसे कि मशीनरी, फैक्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजी, ये हमारा कैपिटल है, ठीक है। मशीनरी के लिए भी हमें पैसे चाहिए, फैक्ट्रीज भी हमें चाहिए, टेक्नोलॉजी भी हमें चाहिए, ठीक है, बिना टेक के तो आज काम नहीं होने वाला। ह्यूमन कैपिटल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है, हमारे पास ह्यूमन सबसे बड़ा रिसोर्स है। अगर किसी इंसान के पास
अगर एडुकेट स्किल्स हैं, नॉलेज है, तो वो भी एक कैपिटल में ही कंसिडर किया जाता है, वो भी एक पैसा ही है। ओके, देन एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमारा फोर्थ प्राइमरी फैक्टर है। अब करने वाला कौन है, आप और मैं कौन है? हम जो सोच रहे हैं इस फैक्ट्री को यहाँ पे लगाने की बात हो रही है इस लैंड पे, हम कौन है? हमें क्या बोलेंगे? हमें एंटरप्रेन्योर बोला जाएगा। ठीक है, हम कैसे कैपेबल हैं? हम रिस्क लेने में कैपेबल हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाती है। इनोवेशन हमारे अंदर होना चाहिए। पहले तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर एक लगन होनी चाहिए। ठीक है, एक जज्बा होना चाहिए कि हमें ये बनाना है। ठीक है, उसके लिए हमें स्किल्ड सबसे पहले होना पड़ेगा। हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज होने चाहिए। ठीक है, जो आज की रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, वो सारी चीजें एंटरप्रेन्योरशिप में जुड़ जाती हैं। ओके, देन सेकेंडरी फैक्टर्स देख लेते हैं हम। सेकेंडरी फैक्टर्स देखो क्या होता है। अब प्राइमरी फैक्टर्स जो हैं वो सेकेंडरी फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन फैक्टर्स है ना, तो उसमें आ जाएगा जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, जैसे डिवाइडेड है फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ये मैं आपको समझा दूंगी बाद में। ठीक है, ये पॉलिसीज, कुछ ट्रेड पॉलिसीज भी हैं जो कि रेगुलेट करती हैं पूरी इकोनॉमी को, अफेक्ट करते हैं टैक्सेशन को, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंटरेस्ट रेट की। इंटरेस्ट रेट अब बोलते हैं ना, एफडी का रेट बढ़ा। ठीक है, एफडी का रेट कैसे फ्लक्चुएट होता है, वो सारी चीजें ना गवर्नमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंग आती हैं। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका सेकेंडरी फैक्टर में आ जाता है, जैसे कि फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के लिए जरूरी है। ठीक है, आपको एक बिल्डिंग चाहिए, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आपको चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। ओके, देन टेक्नोलॉजी, आपके पास एक एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, क्यों टेक्नोलॉजी एडवांस चाहिए? क्योंकि वो बेसिकली एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। उसी से फिर क्या होगा, प्रोडक्शन फास्ट हो जाएगा एंड इकोनॉमी बढ़ती जाएगी, क्योंकि पैसा जल्दी जल्दी सर्कुलेट होगा ना, फास्ट सर्कुलेशन होगा मनी का, तो वैसे इकोनॉमी बढ़ने लग जाएगी। इसलिए टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट। देन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट भी जरूरी है, बिना एजुकेशन के तो होगा नहीं ये सारी चीजें। ठीक है, तो एजुकेशन, पहली बात है राइट एजुकेशन एंड स्किल्स। ठीक है, और साथ में जो लेबर फोर्स है वो उनके पास क्या होनी चाहिए, वो क्वालिटी लेबर फोर्स होनी चाहिए। ठीक है, वो भी मैटर करता है। अगर वो अनस्किल्ड हैं तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा उनके ऊपर, या उनको सिखाना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन ज़्यादा देने पड़ेंगे। लेकिन स्किल्ड हैं तो काम थोड़ा आसान हो जाता है, राइट। ओके, लास्ट हम देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं ये आउटसाइड द इकोनॉमी से अराइज होते हैं, इकोनॉमी के बाहर। जैसे ग्लोबल ट्रेड, अब इंडिया में हम कंट्रोल कर सकते हैं खुद को, लेकिन अब हमारी इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी तक लिमिटेड नहीं है, हम ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट बन चुके हैं। हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, राइट, तो हम हैं उसका पार्ट। ठीक है, अमेजोन इंडिया में भी है, राइट। तो ये सारी चीजें सब मैटर करती हैं। अब ग्लोबल ट्रेड अगर हम देखें तो वो एक्सटर्नल फैक्टर है। अभी मैंने बताया आपको, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है। ठीक है, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स भी होते हैं हमारे, कोई ट्रीटी हमने साइन कर ली, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के साथ, तो वो सारे फैक्टर्स भी आ जाते हैं इस पिक्चर में। ओके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब हमारे इंडिया में, अब हमारे पास ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट बेसिकली फॉरेन से आ रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं एफडीआई। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, देयर आर मेनी रीजंस। अब हम बोलते हैं आईफोन्स, ठीक है, आईफोन कहाँ के हैं, यूएसए का है आईफोन, लेकिन उसकी असेंबली वगैरह जो होती है वो अलग अलग कंट्रीज में होती है। ठीक है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उनके पास स्पेस है, ठीक है, लेबर फोर्स वहाँ पे सस्ता मिल जा रहा है, इसलिए वो कर रहे हैं। उनका एक बेसिकली एक रीजन है, तो इन्वेस्ट करना उनके लिए आसान है। तो इसी चीज को हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। देन फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि जो हमारी करेंसी है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। ठीक है, कभी हमारा जो $1 है, कभी वो हो जाता है, अब ये फ्लक्चुएटेड मनी मैं बता रही हूँ, कभी वो 85 रुपीज होगा, कभी वो 95 रुपीज होगा। ठीक है, तो महंगा हो जाता है। जैसे ही डॉलर की वैल्यू जो है अगर 85 से 95 हो रही है, मतलब हमारा रुपया जो है वो कैसा हो रहा है, हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है, हमारी वैल्यू डिक्रीज हो रही है हमारे रुपए की। ठीक है, तो ये चीजें जैसे जैसे होने लगती हैं उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। देन नेचुरल डिजास्टर्स एंड क्लाइमेट, अब इसमें हम देखें तो जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड है, क्लाइमेटिक चेंज है, इससे भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अफेक्ट होती हैं। अब हम एक इम्पॉर्टेंट डिजास्टर नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, एक पैंडेमिक आया था, ठीक है, कोविड। अब कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, अफेक्ट हुआ था, हमारा पूरा सिस्टम हिल गया था,
राइट। हमारी ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, गुड्स सर्विसेज जो थी उनके सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रहे थे, राइट। तो उससे क्या हुआ, इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, नॉट जस्ट इंडिया, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो पूरी इकोनॉमी अफेक्ट हुई थी, ठीक है। तो ये चीजें जो होती है वो इम्पैक्ट तो डालती ही हैं, राइट। ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स, अब इसका मतलब क्या, अब देखो रिसेशन आता है, पैंडेमिक आता है, जैसे अभी मैंने बात करी पैंडेमिक आ गया, ठीक है, या फिर ग्लोबल मार्केट जैसे बोलते नहीं है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, इस टाइप से अगर कहीं कुछ हो रहा है तो ये सारी चीजें भी अफेक्ट कर देती हैं, ठीक है। इंडिया को अफेक्ट इसलिए करती है क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी नाउ, ठीक है। चलो अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, ज्यादा नहीं ध्यान देना है, बस एक गो थ्रू कर रही हूँ मैं, उतना आप देख लो, ठीक है। कॉलोनियल इकोनॉमी, अब इंडिपेंडेंस के पहले क्या होता था, हमारी जो इकोनॉमी थी मेजरली वो कैसी थी, अग्रेरियन, अग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चर डिपेंडेंट, ठीक है। एग्रीकल्चर हमारा जो था मेन सोर्स ऑफ इनकम था, ठीक है। और इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, ठीक है। कॉलोनियल एरा की भी अगर हम बात करें, उसके भी पहले अगर हम इंडस्ट्रीज की अगर बात करते तो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, हमारा आर्ट वर्क बेसिकली सेल होता था आउटसाइड इंडिया, ठीक है। ये चीजें चलती थी, आप एंशिएंट हिस्ट्री में ये सारी चीजें समझ चुके हैं, राइट। और इंडिपेंडेंस के पहले अगर बात करें तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी जो कि इंडियंस नहीं ओन करते थे, ठीक है, वो ब्रिटिशर्स ही करते थे, बट मेजरली हमारा सब कुछ एग्रीकल्चर डिपेंडेंट था। ब्रिटिश पॉलिसी से क्या हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ रिसोर्सेस का, ठीक है। उसकी वजह से जो हमारा कंट्री था वो अंडर डेवलप्ड हो गया, ठीक है। एक टाइम पे भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, रीजन था भाई उसका, लेकिन उसके बाद जैसे एक्सप्लॉयट किया पूरे रिसोर्सेस को इंडिया की, हम बन गए अंडर डेवलप्ड, ओके। इंडिपेंडेंस के बाद की इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी कैसी थी, 1947 के बाद इंडिया ने फोकस किया सेल्फ सफिशिएंसी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंसी मतलब हम खुद बनाएंगे और बेचेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रीज लगाना जरूरी है, उसी से हमारे प्रोडक्ट सेल होंगे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, राइट। फिर इसीलिए इस्टेब्लिश हुआ प्लानिंग कमीशन, कब, 1950 में, तो ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसका टारगेट क्या था, इसका टारगेट था अचीव करना हमारे गोल्स, इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए थ्रू 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। अब 5 ईयर प्लान जो था वो क्यों बनाया जाता था, 5 साल का हम प्लान बनाए थे। वो ऐसा क्यों करते थे, देखो हम गोल सेट करते हैं, राइट, हम शॉर्ट टर्म गोल सेट करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं, उसी तरीके से एक इतनी बड़ी कंट्री को, ठीक है, मैनेज करने के लिए हमें 5 साल तो एटलीस्ट 5 साल तो चाहिए थे उसको प्लानिंग के लिए, ठीक है। तो हमने क्या क्या फोकस किया, हमने एग्रीकल्चर ग्रोथ पे फोकस किया, हमने इंडस्ट्रीज पे फोकस किया, हमने सर्विस सेक्टर को भी कुछ हद तक बढ़ाया, ठीक है। और हम क्या बन गए, मिक्स्ड इकोनॉमी। फिर आते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, ठीक है। अभी रिसेंटली हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की डेथ हो गई थी, और वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो 1991 का है, इसके लिए उनको हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे 1991 के, तब हमारा कंट्री काफी हद तक स्टेबलाइज हो पाया, ओके। अब क्यों ऐसा हुआ था, बेसिकली क्यों लाने की जरूरत पड़े, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया, और इंडिया ने इनिशिएट किया एलपीजी रिफॉर्म, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इन रिफॉर्म से क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी को हमने ओपन अप किया वर्ल्ड के सामने, ठीक है। पहले हम लोग क्लोज्ड थे, हम लोग ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ऑलमोस्ट बहुत स्मॉल परसेंटेज में बोलो तो। और यहाँ पे जैसे हमने ओपन अप किया, हम ग्रो होने शुरू हो गए, आईटी कंपनीज आने लग गई इंडिया में, एंड आज हम उसका रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट को थोड़ा कंट्रोल कम करने को कहा, तभी तो एक्सपैंड होगा, राइट। एंड अट्रैक्टेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, और फॉरेन से हमारी इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई, ठीक है। नाउ करंट स्टेटस क्या है कि इंडिया, हाँ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी में आ रही है, ग्रोइंग इकोनॉमीज में आ रही है, लेकिन स्टिल बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिन्हें हमें काउंटर करने की जरूरत है, एंड दे आर पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आते हैं हम इकोनॉमिक सिस्टम्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये किस टाइप की इकोनॉमी होती है। अब यहाँ पे जो बिजनेसेस हैं वो प्राइवेटली ओन किए जाते हैं, ठीक है, एंड प्रॉफिट ड्रिवन होते हैं, मतलब इनके पास सिर्फ प्रॉफिट इनकी पहले प्रायोरिटी होती है, और इसको चाहे आप रन कर सकते हो या मैं रन कर सकती हूँ, कोई भी इंडिविजुअल कर सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्या हो गई है, ओपन हो गई है हमारी इकोनॉमी, ठीक है। द मार्केट डिसाइड्स व्हाट गेट्स मेड, ठीक है, मार्केट डिसाइड करती है कि क्या बनना चाहिए, जैसे कि जो डिमांड में वही बनाओगे ना, जो डिमांड में नहीं है वो क्यों बनाओगे। अब ऑलरेडी पेन है, सबके पास है, डिमांड है क्या, नहीं, जितने हैं सफिशिएंट है,
जैसे डिमांड बढ़ेगी, जैसे कि कोविड के टाइम में मास्क की डिमांड बढ़ गई थी, सैनिटाइजर्स की डिमांड बढ़ गई थी, तो मैन्युफैक्चरर को क्या करना चाहिए, एज अ बिजनेसमैन आपको कैसा सोचना चाहिए, ठीक है। आप ये सोचोगे ना कि मास्क ज्यादा इस बार डिमांड में है तो मुझे मास्क मैन्युफैक्चर करने चाहिए, और लोगों ने किए भी, ठीक है। जिन जिन का बिजनेस अलग अलग फील्ड में था, अलग अलग सेक्टर्स में था, जो सेक्टर्स चल नहीं रहे थे उन्होंने ये स्टार्ट किया, मास्क सेल करना स्टार्ट किए, ठीक है। तो ये डिसाइड कौन करती है, इकोनॉमी डिसाइड करती है, कैसी सिचुएशन है उस अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, मैन्युफैक्चर करोगे, ठीक है। उसकी कॉस्ट भी इकोनॉमी ही डिसाइड करती है। अब इंडिया में चल रही है महंगाई, ठीक है, इंडिया में चल रही है महंगाई, और सपोज जो हमारे प्याज हैं वो हो गए 500 रुपए किलो, बाय करोगे? ऑब्वियसली नहीं करोगे, बिकॉज यू विल वेट फॉर दिस प्राइस टू गो डाउन, ठीक है, क्योंकि अभी हमारी इनकम उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हुई है कि हम 500 रुपए पर केजी प्याज खरीद लेंगे, ठीक है। तो ये चीज जो है, कॉस्ट कितनी सेट करनी चाहिए हमें किसी प्रोडक्ट की, वो इकोनॉमी पे पूरी डिपेंड होती है, राइट। ओके, अब मेन पॉइंट्स अब हम इसमें समझेंगे। तो प्राइवेट ओनरशिप है हमारे पास, प्रॉफिट मोटिव है, ठीक है। सारे जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं वो उनका मोटिव हमेशा प्रॉफिट मेकिंग होता है, ठीक है, मनी बनाओ कैसे भी, एक्सेप्ट फॉर रतन टाटा सर, ठीक है, उनके लिए हमेशा से रिस्पेक्ट हमेशा मेरी रहेगी, सभी इंडियंस की है, ठीक है, अकेले मैं अपनी ही बात क्यों करूं, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट को देखा, लेकिन हाँ साथ साथ में उन्होंने ये भी कंसिडर किया कि लोगों का वेलफेयर जरूरी है, ठीक है, हर हर एस्पेक्ट में अगर आप देखें तो। देन लिमिटेड गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, अब क्योंकि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, गवर्नमेंट किस लिए काम करती है, गवर्नमेंट किसके लिए, हम लोगों के लिए, वेलफेयर इनकी अप्रोच होती है, ठीक है, गवर्नमेंट की अप्रोच हमेशा वेलफेयर वाली होती है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं होती है, तो गवर्नमेंट का लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट होता है। अब इसका एग्जाम्पल हम जाने तो यूएसए है, ठीक है, जहाँ पे कंपनीज एप्पल है, Amazon है, ये सारी प्राइवेटली ओन्ड है, एंड दे आर रन बाय इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेशंस। देन सेकेंड टाइप की जो इकोनॉमी आती है, दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है बहुत सारी इंडस्ट्रीज को। हम पहले सोशलिस्ट भी थे, ठीक है, हम तो मिक्स्ड हैं, लेकिन हमारा बिफोर 1991 रिफॉर्म जो हुआ था उसके पहले हम मोस्टली सोशलिस्ट थे। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल हमारा रशिया भी है, ठीक है, रशिया ये भी सोशलिस्ट इकोनॉमिक प्रिंसिपल पे ही चलता था, ओके। इसमें गवर्नमेंट ओन करती है बिजनेसेस एंड रिसोर्सेज सबको, एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इंश्योर करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बहुत अमीर हो जाए और कोई बहुत ज्यादा गरीब, ऐसा नहीं, तो ये इंश्योर करके रखती है कि यार वेल्थ जो है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसा। तो वेलफेयरिस्ट अप्रोच बेसिकली ये फॉलो करते हैं, और ये किस में होती है मेजरली आज के टाइम में, अगर हम इंडिया की बात करें तो बेसिक सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, आज भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक है, आज भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाता है, तो इसलिए वेलफेयर को ध्यान रखते हैं। आप सोचो यार, हेल्थ केयर में प्रॉफिट मोटिव से जो चलते हैं, जिनका जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को, राइट। तो ये सारी चीजें ना इसलिए हो रही है क्योंकि वो प्राइवेटली ओन्ड है, और उनका पूरा मोटिव जो है वो प्रॉफिट ही है। और गवर्नमेंट का जैसे ही यहाँ पे इंटरवेंशन आ जाता है, तो यहाँ पे रेगुलेशन की बात आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिए। अब एग्जाम्पल इसका देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी का, जैसे यहाँ पे एक चाइना दिया है, ठीक है, यहाँ पे तो गवर्नमेंट पूरा ही कंट्रोल करती है सभी इंडस्ट्रीज को, ठीक है, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग, एंड पहले रशिया भी था, ये एग्जाम्पल्स याद रखना है। देन मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे हम हैं, ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्राइवेट बिजनेस एंड गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट जो है वो इसेंशियल सर्विसेज पे ध्यान देती है, जैसे भी मैंने बताया, सब कुछ तो नहीं है ना हमारे यहाँ की सब कुछ चला गया प्राइवेट को, ऐसा नहीं है, हम अभी भी जो हमारी गवर्नमेंट है वो हेल्थ केयर और एजुकेशन को हमेशा अपने अंडर में रखती है, ठीक है। ओके, सो ये एसेंशियल सर्विसेज में है क्योंकि, एंड प्राइवेट कंपनीज भी हैं हमारे पास, ठीक है, अब तो बढ़ गई हैं, इनफैक्ट अब तो सबका स्टार्टअप भी हो गया, राइट। सो बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स एग्जिस्ट, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, एंड बैलेंस होता है बिटवीन प्रॉफिट मेकिंग एंड वेलफेयर। तो पूरी तरीके से प्रॉफिट मेकिंग के चक्कर में क्या होता है, यहाँ पे हमारी ह्यूमैनिटी जो होती है वो बहुत बार देखने को मिला है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी की अगर बात करें तो वेलफेयर और प्रॉफिट मेकिंग दोनों के बीच में एक बैलेंस लेकर चलती है, ठीक है, ताकि हम ग्रो करते रहे साथ साथ। तो इंडिया वो एक कंट्री है। ओके, नाउ प्लानिंग इन इंडिया। अब इंडिया में कैसे प्लानिंग हुई थी, अभी हमने देखा था ना, प्लानिंग कमीशन बना था प्लान करने के लिए। तो प्लानिंग कमीशन जो था वो कब फॉर्म हुआ था, 1950 में, ठीक है, और ये खत्म हुआ, मतलब अब प्लानिंग कमीशन नहीं है, अब हमारे पास नीति आयोग है, ठीक है, नीति आयोग।
और इसने फंक्शन करना शुरू किया था आफ्टर 2015। इनकी अप्रोच में बस चेंजेस हैं, है ये भी प्लानिंग कमीशन ही, लेकिन इनकी अप्रोच में चेंजेस हैं, राइट। ओके, सो प्लानिंग कमीशन जो था वो प्लान करने के लिए बनाया गया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। 5 साल का प्लान किया जाता था। किन किन एरियाज को फोकस किया जाता था? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इनके मेन फंक्शंस क्या हैं? गोल सेट करना इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए, रिसोर्सेज को एलोकेट करना डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में, एंड कोऑर्डिनेट करना स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में डेवलपमेंट के लिए। एंड ऑफ प्लानिंग कमीशन, अब प्लानिंग कमीशन एंड कैसे होता है? 2015 में हुआ इसका एंड, ठीक है। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया किससे? नीति आयोग से। ओके, अभी जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इससे क्या हुआ? यहाँ पे थोड़ा ऐसा रिप्लेसमेंट हुआ ना कि ये काफी फ्लेक्सिबल है एंड डायनेमिक है, बेसिकली आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसमें नेसेसरी चेंजेस किए गए। वैसे भी टाइम के हिसाब से ना चीजों को चेंज कर देना चाहिए, तो थोड़े बहुत चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। अब नीति आयोग देखो, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? देखो, नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया। किस पे फोकस कर रहे हैं ये? पॉलिसी मेकिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स। ओके, मेन फंक्शंस इसके क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है साथ साथ में एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ना, मतलब स्टेट्स एंड सेंटर जो है एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़े, ठीक है, अकेले अकेले नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आजकल का एक बजवर्ड है, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। जो भी काम करो आप सस्टेनेबली करो, ठीक है, बचा के करो, फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के करो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी ये फोकस करता है। नई स्ट्रैटेजीज भी ये बनाई जाती है इसके अंडर में, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन करना गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की। ओके, 5 ईयर प्लान्स अब क्या होते हैं अब देख लेते हैं, ठीक है, जो इंट्रोड्यूस किए थे प्लानिंग कमीशन ने। इनका अब मेन फोकस एरिया क्या था इनका, हम वो देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट प्लान जो था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 56 तक चला। इसने फोकस किया मेजरली एग्रीकल्चर पे, इरिगेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। सेकेंड जो था उसने फोकस किया हैवी इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है, स्टील प्लांट्स बेसिकली यहाँ पे सेटअप हुए थे इस टाइम ड्यूरेशन में। देन सब्सिक्वेंट प्लान्स इसके बाद जो आए थे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस कर रहे थे, पॉवर्टी रिडक्शन पे फोकस किया एंड सेल्फ रिलायंस पे। एंड जब प्लानिंग कमीशन हमारा जो एंड हुआ था वो 12th था, 12th 5 ईयर प्लान, ठीक है, वो स्टॉप किया एंड उसके बाद हम नीति आयोग पे स्विच हो गए। देन अब जानते हैं हम नेशनल इनकम क्या होता है, ठीक है। इनकम तो हो गई, अभी मैं कुछ अर्न कर रही हूँ, सपोज मैं आई एम अर्निंग सम एक्स अमाउंट, ठीक है, आई एम अर्निंग सम एक्स अमाउंट। ये एक्स अमाउंट जो है ये तो मेरा पर्सनल अमाउंट है, ठीक है, ये पर्सनल इनकम है मेरी। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ टैक्स भी पे कर रही हूँ, ठीक है, मैं शॉपिंग भी कर रही हूँ, तो बेसिकली मनी कहीं तो जा रहा है, कहीं तो जा रहा है, राइट। तो वो जो मनी आपका जो जा रहा है ना वो कहाँ पे यहाँ पे मिलेगा? नेशनल इनकम बनाएगा वो आपकी, ठीक है, उसी को नेशनल इनकम बोलते हैं। अब इसको समझते हैं कैसे है। टोटल मॉनेटरी वैल्यू, जो टोटल पैसे की वैल्यू है, कैसे? सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए गए हैं एक कंट्री में ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। सपोज एक साल में अभी हम पार्ले जी बिस्किट का ही नाम ले लेते हैं, चलो, पार्ले जी बिस्किट, ठीक है, और सपोज यहाँ पे मैं किसी सपोज एक लॉलीपॉप, ओके, या कोई आइसक्रीम, ओके, तो ये सारे मेरे गुड्स हैं। ओके, अब ये गुड्स जो हैं, अब एक और चीज ले लेते हैं, हम सर्विसेज की भी बात कर रहे हैं, तो चलो सर्विस की अगर हम बात करें तो सपोज एक सैलून है, ठीक है, तो वो एक सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, ब्यूटी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कुछ अमाउंट, इसका मनी यहाँ पे जा रहा है, इसका मनी यहाँ पे गया, इसका मनी गया, इसका मनी क्या गया, ये सारी चीजें मैं बाय कर रही हूँ, ये सर्विस अवेल कर रही हूँ, राइट, ठीक है, ताकि मेरा क्या हो जाए, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाए। तो ये कितना इसकी जो वैल्यू निकल के आई, टोटल वैल्यू, सपोज सम एक्स और वाई वैल्यू निकल के आती है, वो वाई वैल्यू जो है एक साल की पूरे, उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या रिफ्लेक्ट करती है कि इकोनॉमिक हेल्थ कैसी चल रही है? बेसिकली ऐसा है कि आप, अगर लोग पैसा खर्च ही नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है? या तो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने पे भी पैसा आगे जाता है, ठीक है, कोई और वो पैसा ले रहा है और फिर वो अपना बिजनेस बना रहा है, तो बेसिकली पैसा सर्कुलेट ही हो रहा है। लेकिन अगर आप पैसा नहीं खर्च कर रहे हो तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो ऐसा रिफ्लेक्ट होगा कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है इतना कि वो खर्च सके, ठीक है, तो वो प्रॉब्लमेटिक एरिया हो जाता है। इसीलिए
हम बोलते हैं इकोनॉमिक हेल्थ कंट्री की कैसी चल रही है वो नेशनल इनकम से पता चलता है। ओके, नाउ व्हाट इज दिस जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ठीक है, इनके फॉर्मूलाज अभी हम देखते हैं। जीडीपी की हमने बात करी थी। जीडीपी जो होता है वो एक इकोनॉमिक ग्रोथ का एक इंडिकेशन है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी गुड्स हमारे प्रोड्यूस हुए उनकी वैल्यू, एंड जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई उनकी वैल्यू एक साल में कंट्री के बॉर्डर्स में, उसको बोलेंगे जीडीपी। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है? जीडीपी इज इक्वल्स टू, दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट जो स्पेंड कर रही है प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ओके, ये आपका जीडीपी है। नेक्स्ट इज जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका मतलब है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्रीज रेसिडेंट्स बोथ विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड। ठीक है, आप इंडियन हो लेकिन आप बाहर काम कर रहे हो, ठीक है, आप बाहर काम कर रहे हो, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, तो इंडिया में प्लस आप जो बाहर काम कर रहे हो उधर से जो भी वैल्यूज जो हम जनरेट करेंगे फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज, वो टोटल वैल्यू जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बेसिकली आप इंडियन हो इसलिए वो जीएनपी में ऐड होने वाला है। ओके, नाउ जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, आप बाहर रह रहे हो लेकिन आप इनकम जनरेट कर रहे हो कंट्री के लिए, तो वो इनकम भी इसमें ऐड ऑन हो जाती है एंड उसको हम बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, देन नेट नेशनल प्रोडक्ट। कभी भी याद रखो, जब भी ये वर्ड नेट आ जाए ना तो इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? वियर एंड टियर ऑफ द कैपिटल गुड्स। इसका मतलब क्या है? देखो, अब आप एक गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी है, उसकी वैल्यू क्या होती है? कुछ सालों बाद सेम रहेगी क्या? नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। आज आपने कार बाय की, वो आज न्यू है, बट आप उसको क्या सेम प्राइस पे सेल करोगे? नहीं करोगे ना, कम। क्यों? क्योंकि उसमें वियर एंड टियर हो गया। उसी तरीके से ये नेट नेशनल प्रोडक्ट भी उस पिक्चर में आ जाता है। ठीक है, तो वो डेप्रिसिएशन अगर उसमें से माइनस कर दो, वो आपका हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब हम आते हैं पर कैपिटा इनकम पे। अब पर कैपिटा मतलब हर एक इंडिविजुअल कितना कमा रहा है। ठीक है, इट इज द एवरेज इनकम per person in a country calculated by dividing the national income by total population। तो ये नेशनल इनकम को जैसे ही आप पॉपुलेशन से डिवाइड करते हो तो ये हो जाती है आपकी पर कैपिटा इनकम। ठीक है, इससे हम एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग कंट्रीज का। ठीक है, हमारे इंडिया में कैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और बाहर कैसा है। तो एक्चुअली देखा जाए तो हमारे कंट्री की जो इनकम है, ठीक है, उसको मेजर करना चाहिए पर कैपिटा इनकम बेसिस पे ही, कि हमारी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, एज एन इंडिविजुअल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो वो हम सिर्फ पर कैपिटा इनकम से ही देख सकते हैं, जान सकते हैं। बट हम जीडीपी से हम नहीं जान सकते इंडिविजुअल इनकम की। इंडिविजुअल इंसान, अब बहुत सारे लोग हैं आजकल बोलते हैं कि हम लोगों की कंट्री की ग्रोथ तो हो रही है, जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट फिर भी है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहे हैं, मशीन्स हैं, उधर उधर ह्यूमन लेबर कम है फिर भी हो रहा है। तो बेसिकली जीडीपी तो कैलकुलेट ही नहीं करता ना पर पर्सन, वो तो टोटल वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही कंसिडर करता है। बट पर कैपिटा इनकम में इंसान आ जाता है, इंसान कितना कमा रहा है। ठीक है, तो देखा जाए तो रियल कैलकुलेशन तो इसी से होना चाहिए, बट एनीवेज। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस वही अभी हमने देखा कि कंपेयर करता है जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बिटवीन टू कंट्रीज। ओके, ट्रेंड क्या रहा है नेशनल इनकम का? ठीक है, अब हमारी इकोनॉमी ग्रो तो हुई है ऑब्वियसली, इंडिपेंडेंस से अगर आज तक हम कंपेयर करें तो हम ग्लोबली ग्रो तो कर रहे हैं। ठीक है, देन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अब रेपो रेट ये टर्म कभी कभी आता है आर के फॉर्म में। ठीक है, आर। रेपो रेट मतलब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब देखो यार सेंट्रल बैंक है हमारा, उसको बोलते हैं हम आरबीआई। आरबीआई का मतलब होता है बाप ऑफ ऑल बैंक्स। ठीक है, बाप ऑफ ऑल बैंक्स इन इंडिया। ओके, बाप ऑफ ऑल बैंक्स इन इंडिया मतलब ये सबसे टॉप पे है, ये रेगुलेट करता है बाकी जितने भी बैंक्स हैं, एसबीआई बोलो, ठीक है, बीओबी बोलो, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड मेनी अदर बैंक्स, ये रेगुलेट करते हैं। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, ये बैंक्स मनमानी करने लगेंगे एंड अपने अकॉर्डिंग जो है एफडी वगैरह के जो इंटरेस्ट रेट्स है वो सेट करने लगेंगे। तो आरबीआई की जो रेगुलेशन है, जो रेगुलेटरी पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग ही ये सारे अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं। राइट, ओके। नाउ आरबीआई जो होता है लेंड करता है मनी टू कमर्शियल बैंक्स
फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स। ये जो छोटे छोटे बैंक्स है ना, इनको लेंड करता है मनी, बेसिकली उधार देता है पैसे, ठीक है, शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए। अब बैंक्स भी प्रॉब्लम्स में होते हैं, राइट, इनको भी मनी हमको देना है, राइट, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को देना है, तो कभी कभी इनको भी उधार लेना पड़ता है आरबीआई से। ओके, हायर रेपो रेट, हायर रेपो रेट से क्या होता है, बोरोइंग जो है वो कॉस्टली हो जाती है, मतलब बोरो करना वो कॉस्टली हो जाता है, रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन एंड स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अब यार इन्फ्लेशन क्यों आता है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, और महंगाई कैसे आ जाती है, देखो मान लो प्रॉपरली, अब चलो फिर से ले लेते हैं ये पार्ले जी का बिस्किट, भाई मेरे को बड़ा पसंद था ये पहले बचपन में, अब तो शायद जमाने हो गए खाए हुए, ठीक है, पर अभी मेरा वही आ रहा है, उसी का नाम आ रहा है। ओके, सपोज ये पार्ले जी का बिस्किट, ओके, अब ये हो गया है सप्लाई, ये हो गया है मार्केट में लॉन्च, ठीक है, अब इसको मैंने बाय किया, आपने देखा, आपने बाय किया, सबने बाय करना शुरू कर दिया, इसकी बढ़ गई डिमांड, ठीक है, इसकी बढ़ गई डिमांड। इसका मतलब क्या है, अगर आप भी बाय करो, बहुत लोग बाय करें, इसका मतलब सबके पास है पैसा, ठीक है, सॉरी डॉलर तो नहीं है, रुपीज, ठीक है, सबके पास है ढेरों पैसा। अब इस पैसे का सर्कुलेशन इतना ज्यादा है कि मतलब इसकी डिमांड अब क्या हो गई, बढ़ गई, इसकी वजह से क्या करना पड़ा, जो मैन्युफैक्चरर है उसके ऊपर लोड आया कि और प्रोड्यूस करो, ठीक है, अब और प्रोड्यूस करने के बाद भी और पैसा, इसकी वजह से भी महंगाई आ जाती है, एंड इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है स्लो हो जाती है। तो अगर रेपो रेट अगर ज्यादा है, तो इतना याद रखना आपको कि रेपो रेट अगर ज्यादा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी स्लो हो जाएगी। रिवर्स रेपो रेट, अब रिवर्स रेपो रेट मतलब द रेट एट विच आरबीआई बोरो करेगा मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। अभी तो बैंक ने क्या किया, बोरो किया, अब आरबीआई जो है, जब उसको पता चलेगा अरे भाई मनी बहुत ज्यादा आ गया इनके पास, आरबीआई ने बोरो कर लिया, ठीक है, बोरो कर लिया मनी, मनी चला गया इनके पास से, ठीक है, जैसे ही मनी चला गया इनके पास से, अभी कस्टमर्स को दे ही नहीं पाएंगे अपने, ठीक है, तो ये चीज जो होती है जब भी होगी वो रिवर्स रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट जो होता है उससे क्या होता है, बैंक्स जो होते हैं वो डिपॉजिट करते हैं जो उनके पास एक्सेस फंड पड़ा हुआ है आरबीआई को, उससे मनी सप्लाई कम हो जाता है इकोनॉमी में, मनी सप्लाई कम हो गया तो डिमांड ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है एंड प्राइसेस जो हैं गुड्स के वो कम हो जाते हैं, ठीक है। अब कैश रिजर्व रेशियो जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ कमर्शियल बैंक्स टोटल डिपॉजिट, जो बैंक, जो कमर्शियल बैंक है उनके पास जितना भी टोटल डिपॉजिट है उसका परसेंटेज दैट मस्ट बी केप्ट विद द आरबीआई इन कैश फॉर्म, कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास जो रखना होता है टोटल डिपॉजिट का जितना भी परसेंटेज है फ्रॉम कमर्शियल बैंक, ठीक है, उसको लेंड नहीं करना है, उस चीज को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ओके, अगर सीआरआर ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब अगर कैश रिजर्व रेशियो ज्यादा होगा मतलब मनी अवेलेबल होगा लेंड करने के लिए, ठीक है, इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, लिक्विडिटी भी कंट्रोल होगी। लिक्विडिटी मतलब बहुत सारा पैसा मार्केट में पहुंचना, उस चीज को क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी, ठीक है। ओके, देन आता है एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मिनिमम परसेंटेज कमर्शियल बैंक का जो नेट डिमांड है, जो टाइम लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, उसको एनडीटीएल भी बोलते हैं, जो मेंटेन करना है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स जैसे कि कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उस चीज को बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये टर्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है, इसका टेक्निकल डेफिनेशन वगैरह, आप खाली इसका फुल फॉर्म याद रखो। ओके, बस ये इतना अगर जान सकते हो तो जान लो कि हायर जब भी एसएलआर होगा तो बैंक की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी लेंड करने की, ठीक है, वो बेसिकली आपको लोन नहीं दे पाएंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा क्योंकि डिमांड गिर जाएगी, लोगों के पास पैसा कम होगा, ठीक है, इससे सेफ्टी होगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। ओके, नाउ परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। अब पीपीपी क्या है, एक इकोनॉमिक थ्योरी है जो कंपेयर करती है अलग जो कंट्रीज हैं उनके करेंसीज को थ्रू अ बास्केट ऑफ गुड्स अप्रोच। अब ये क्या होता है बास्केट्स ऑफ गुड्स अप्रोच, ठीक है, कि आप अगर ये चीज इंडिया में अगर 1 रुपए की खरीद रहे हो तो ये चीज यूएसए में क्या 1 रुपए की है, ठीक है, उसी को बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। ओके, it measures how much a country's currency is needed to purchase the same goods and services that can be bought with a unit of currency in another country। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो रुपया है वो यूएसए के डॉलर के हिसाब से बहुत लोएस्ट वैल्यू पे है, ठीक है, तो हम जितना $1 से खरीद पाएंगे उतना हम 1 रुपए से नहीं खरीद पाएंगे, उसी चीज को बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। ओके,
हम क्विकली देख लेते हैं 5 ईयर प्लान्स जो थे उनके जो मेन एम्स थे कि वो क्या थे, ठीक है। ये सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान की अगर बात करें तो इसने एग्रीकल्चर एंड एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंसी की बात हुई एंड आईआईटीज भी इसी टाइम ड्यूरेशन में क्रिएट हुए। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था उसको बोला जाता है कि वो पीसी मेलोनोबिस के जो थियोरीज थे, जो उन्होंने एक अप्रोच बताई, उसके बेसिस पे किया गया, ठीक है। ये था कौन सा मॉडल? इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडल था। हमें इंडस्ट्रीज पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। और हमने उस टाइम पे क्या फेस किया? फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज हमने फेस किया था। थर्ड 5 ईयर प्लान कैसे था? हम डिफेंस पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1962 की वॉर हो चुकी थी, ठीक है। उससे हमने मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंट्रोड्यूस की। फोर्थ 5 ईयर प्लान में नेशनलाइजेशन किया गया बैंक्स का। ग्रीन रेवोल्यूशन आया एंड फैमिली प्लानिंग हमने स्ट्रेटेजाइज की। फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो था उसने फोकस किया पॉवर्टी रिमूवल को एंड सेल्फ रिलायंस, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट भी यहीं से आई। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में किसके पे फोकस किया गया? पॉवर्टी रिडक्शन पे, हायर ग्रोथ एंड जो फैमिली प्लानिंग टारगेट्स थे वो यहाँ पे अचीव होते हुए दिखे। सेवेंथ वाले में क्या हुआ था? फूड ग्रेन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ पे फोकस किया गया, ठीक है। एट्थ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड करंट अकाउंट। नाइन्थ 5 ईयर प्लान पे सोशल जस्टिस की बात की गई, रूरल डेवलपमेंट एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ओके। ये सारे आपको फोकस एरियाज याद होने चाहिए। 10th 5 ईयर प्लान में जेंडर इक्वालिटी, बेसिक सर्विसेज, पॉवर्टी रिडक्शन, ठीक है। 11th 5 ईयर प्लान में इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसमें एग्रीकल्चर की भी बात की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन। एंड लास्ट 12th 5 ईयर प्लान, इसने 25 कोर टारगेट्स रखे ग्रोथ के, जिसमें फोकस किया गया रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग एंड पॉवर्टी रिडक्शन को। तो आप एक ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे ना एक पैटर्न है, देखो हमारी डिमांड्स जो है वो किस तरीके से चेंज हो रही है। कहाँ हम सिर्फ एक सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे थे एंड आज हम सेल्फ रिलायंट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब हर किसी का अपना बिजनेस हो जाता है, हर किसी का कुछ ना कुछ चल जाता है काम, ठीक है। और सोशल जस्टिस की हम बात यहाँ पे करने लगे, जेंडर इक्वालिटी, इतने बड़े बड़े टर्म्स आने लगे। तो क्या हुआ? एजुकेशन जैसे ही आता है ना इंडिया में, उसी हिसाब से इम्प्रूवमेंट हो गई, उसी हिसाब से ये टर्म्स इम्प्रूव होने लग गए, ठीक है। उसी हिसाब से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी दिखने लग गई। आज हम देखेंगे कि फीमेल एंड मेल दोनों आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, तभी इतने ग्रोथ आइडियाज हमें मिले नहीं, फोकस्ड एरियाज जो हमने अभी देखे, ओके। नाउ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, अब रोल देखो एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर जो है 16% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के जीडीपी में, और 48% ये चेंज होता रहता है ये परसेंटेज, ठीक है। 48%, 56% तक जाता है ये, ओके। ये वर्कफोर्स प्रोड्यूस करता है। देन ग्रीन रेवोल्यूशन जो था 1960s में आया था, इसने क्या इंट्रोड्यूस किया था? HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन बताया था, ठीक है। इरिगेशन के नए नए तरीके, ताकि फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो, इंडिया बन सके सेल्फ सफिशिएंट ग्रेन्स में। गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या क्या थी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आजकल हम देखते हैं एमएसपी पे बहुत डिस्कशन चल रहा होता है, ठीक है। मिनिमम कितना होना चाहिए इस कमोडिटी का प्राइस, ठीक है। सब्सिडीज दी गई फर्टिलाइजर्स पे, ताकि क्या हो सके, जो किसान है वो फर्टिलाइजर्स डाल सके, जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं ना उससे बचा सके अपनी फसल को, उस पर सब्सिडी दी गई, ताकि फर्टिलाइजर जो है वो एक अफोर्डेबल ऑप्शन बन जाए उनके लिए। देन रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लाई गई, ताकि इस फार्मर्स को सपोर्ट मिले एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो। चैलेंजेस क्या थे एग्रीकल्चर में? अब हम जानते हैं एग्रीकल्चर जो है वो हाईली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून, और जो लैंड जो होल्ड करते हैं फार्मर्स वो फ्रेगमेंटेड है, टुकड़े टुकड़े हैं, राइट। प्रोडक्टिविटी लो है, राइट। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ता है। फार्मर्स अभी भी हमारे यहाँ एडुकेटेड नहीं है, जैसे एक एग्रीकल्चर फार्मर को होना चाहिए, वैसे नहीं है। आप अगर देखेंगे यूएसए के फार्मर्स हैं या बाकी कंट्रीज के फार्मर्स, वो रिच होते हैं, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, दे आर वेरी हैप्पी। बट इंडियन फार्मर्स को हम हमेशा एक पुअर की तरह पोर्ट्रे करते हैं कि एक पुअर फार्मर, शी इज द डॉटर ऑफ पुअर फार्मर, राइट। हम पुअर एक वर्ड उसमें हमेशा लगाते रहते हैं, विच इज रॉन्ग, बट अनफॉर्चुनेट इट्स अ रियलिटी ऑल्सो, राइट। ओके, नाउ इंडस्ट्रियल सेक्टर पे जाते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, अब हम देखेंगे तो ये मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन है, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, ये सब क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, कितना परसेंट? 29%, ठीक है। दिस परसेंटेज इंक्रीजेज ऑल्सो। नाउ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में अगर हम देखें, PSE
ठीक है, PSE या PSU भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कौन कौन है, जैसे भेल है, सेल है, दे वर क्रिएटेड टू बूस्ट की इंडस्ट्रीज जैसे स्टील, एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशंस, इनको बूस्ट करने के लिए ये सारी इंडस्ट्रीज क्रिएट की गई। अब इसमें जो है गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी है, गवर्नमेंट का भी स्टेक है एंड प्राइवेट ड्रिवन है ये, ओके। नाउ LPG रिफॉर्म्स, ये आए 1991 में, इन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को ओपन अप किया। नाउ LPG रिफॉर्म्स अभी हमने देखे 91 में आए और इससे इंडिया की इकोनॉमी जो है ओपन अप हो गई, ठीक है। क्रेडिट गोज टू हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ठीक है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में आना शुरू हो गया, ठीक है। प्राइवेटाइज कर दिया इन्होंने स्टेट ओन कंपनीज को, ताकि एफिशिएंसी जो है हमारी इंप्रूव हो। वैसे प्राइवेट इंटरवेंशन जरूरी भी होता है, एंड अगर इन्वेस्टमेंट अगर फॉरेन से आ रहा हो, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजीज मिलती है वहाँ की, ठीक है, समझ आता है कि कैसे वो लोग ग्रो हो रहे हैं किस पेस से, तो उस हिसाब से इंडियंस भी जो है अपने आप को अडेप्ट करने लग जाते हैं, राइट। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ये लॉन्च हुआ था 2014 में, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कि इंडिया में अब बनाओ, तो ये क्यों बनाया गया था, क्यों लाया गया था, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए लाया गया था, राइट, ताकि हम खुद जॉब्स क्रिएट करें और अपनों के लिए क्रिएट करें। देन लास्ट आता है हमारा सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर मतलब कि अगर हम मेनली अगर बात करें तो IT सेक्टर की बात करते हैं। अब इंडिया जो है वो भी एक ग्लोबल हब फॉर सॉफ्टवेयर सर्विसेज बन चुका है, जैसे कंपनीज जब से आई, TCS हो गया, इन्फोसिस, विप्रो, ठीक है, ये सब लीडिंग कंपनीज हैं जो IT सेक्टर में अगर हम बात करते हैं। नाउ इम्पोर्टेंस क्या है MSMEs का, MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये कंट्रीब्यूट करते हैं एम्प्लॉयमेंट में, GDP में, एंड ये प्रोवाइड करते हैं 40% इंडस्ट्रियल आउटपुट, ठीक है, इनका इतना निकल के आता है, एंड 45% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट, ठीक है। तो MSME हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी मैंने बताया था ना, अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो हमारा पैसा अंदर आ रहा है, हमें डॉलर्स में पेमेंट हो रही है। रोल इन GDP कंट्रीब्यूशन, अब क्या है देखो, 53% इनका GDP कंट्रीब्यूशन है। सोचो एग्रीकल्चर से ज्यादा ये GDP में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ओके। नाउ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, अब चैलेंजेस की बात करें तो कंपटीशन ऑब्वियसली बढ़ गया है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलेगी अगर हम बात करें अनस्किल्ड लेबर सेक्टर्स में, ठीक है। अनइक्वल ग्रोथ है, कहीं पे नहीं। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, बिहार में नहीं है IT कंपनीज, नहीं है, राइट, मुंबई में है, पुणे में है, बैंगलोर में है, वाई दीज एरियाज आर ओनली इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि यहीं पे है IT सेक्टर्स, ओके। देन अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करें तो यस, डिजिटलाइजेशन की वजह से और उसके पहले से भी डिजिटल सर्विसेज का एक्सपेंशन बढ़ गया है। आजकल हम घर बैठे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ मिनट्स में हमारे घर में पिज्ज़ा पहुंच जाता है, ये सब क्रेडिट जाता है डिजिटल सर्विसेज को। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं जो मनी एंड बैंकिंग सर्विसेज किस तरीके की होती हैं, जो मनी है वो कैसे इवॉल्व हुआ था। तो पहले होता था बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम मतलब एक गुड्स के बदले में दूसरा आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। सपोज आप मुझे बताओ, अब मेरे पास जैसे ये पेन है, ठीक है, अब ये पेन जो है, और मैं सपोज ये माउस ले लेती हूँ, ठीक है, ये माउस और ये पेन दोनों के अलग अलग फंक्शंस है, बट अगर मान लो आपके पास ये माउस है एंड मेरे पास ये पेन है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपके पास पहले पूछूंगी क्या आपको ये पेन चाहिए, आप बोलते हैं हाँ, और फिर मैंने देखा माउस, मैंने कहा कि मुझे ये माउस चाहिए, तो आपने कहा ठीक है लेट्स एक्सचेंज, तो मैंने एक्सचेंज कर लिया। आजकल ये शेयरिंग है, लेकिन उस समय ये एक्सचेंज था। तो बेसिकली अगर देखा जाए इस पेन की कॉस्ट अलग है, लेकिन इस माउस की जो कॉस्ट है वो ज्यादा अलग है, राइट। तो ये दोनों बेसिकली एक दूसरे की वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, पर ये होता था बार्टर सिस्टम में। जैसे कि अब मैं अपने ही गांव की बात करूं, तो मैं जब भी वेकेशन में जाती थी तो मैंने देखा था जो मेरे फ्रेंड्स थे, ठीक है, जिनके साथ मैं मोस्टली घूमा करती थी, मेरे ताया जी ताऊ जी के बच्चे, तो वो क्या करते थे, उनके पास एक आइडिया होता था, कभी भी एक आइसक्रीम वाला अगर आता था, ठीक है, तो उस वक्त वो क्या करते थे, वो अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं मांगते, क्योंकि उस टाइम पे पैसे हम ले ही नहीं सकते थे अपने पेरेंट्स से। तो वो घर में अगर गेहूं पड़ा है या कोई भी ग्रेन्स पड़े हैं, ठीक है, उसको वो ले आते थे एंड उसके बदले में वो आइसक्रीम ले लेते थे। तो वो एक तरीके का बार्टर हो गया, ठीक है। फिर बार्टर सिस्टम जैसे ही खत्म होता है, फिर आते हैं हमारे कुछ कॉइन्स, लेकिन ये कॉइन्स जो थे ना, ये अलग अलग मटेरियल के बने थे, तो ये बेसिकली यूज नहीं हो सकते थे फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, कोई स्टोन्स के बने हैं, कॉपर के बने हैं, ऐसे होता था। उसके बाद आए पेपर, ठीक है, अब हमारे पास है डिजिटल करेंसी, ठीक है, अब हम डिजिटली ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, हमें कुछ रुपए पैसे किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ओके। तो ये मैंने आपको अभी समझा दिया।
लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये ऐसे ही जान लीजिए आप, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कुछ स्कीम्स आई थी, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, कुछ मुद्रा लोन्स के बारे में भी आपने ऐसा सुना होगा न्यूज़ वगैरह में, ठीक है। बस इसको नाम जान लीजिए और इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, PMJDY, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका एम बेसिकली क्या है, इसका एम है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, हर किसी को बैंकिंग सिस्टम में लेकर आना, ये इसका एम है। ओके, देन मुद्रा लोन्स जो है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, इसका फुल फॉर्म है मुद्रा का, ठीक है। ये कोलेट्रल फ्री लोन्स प्रोवाइड करते हैं, किसको, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को, जैसे हमने पढ़ा था ना अभी पहले MSME, उनको देते हैं ये, ठीक है। कोलेट्रल फ्री मतलब आपको कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, आपके बिजनेस को देख के आपको एनकरेज किया जाता है कि आप करो, एंड उसके हिसाब से ये लोन देते हैं आपको, तो दैट इज मुद्रा लोन्स। ओके, अभी मैंने आपको इन्फ्लेशन ऑलरेडी समझा चुका था, ठीक है। अब इसके टाइप्स भी देख लेते हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब है, ठीक है, एक माइल्ड एंड स्लो राइज। क्रीपिंग का मतलब ये होता है ना, बहुत धीरे धीरे स्लो राइज हो रहा है प्राइसेस में, उसको बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो है बहुत धीरे, यूजुअली बिलो 5% एनुअली, 5% से कम अगर चल रहा है और धीरे धीरे चल रहा है, जो कि हार्मफुल नहीं है इकोनॉमी को, वो है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। देन गलोपिंग इन्फ्लेशन, रैपिड राइज, बहुत तगड़ी तेजी से प्राइसेस बढ़ रहे हैं किसी भी कमोडिटी के, ठीक है, ओवरऑल अगर हम बात करें, उसको बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। अब ये कैसा होता है, ये डबल डिजिट इन्फ्लेशन होता है, 10 to 30% में अगर चला गया, तो इससे क्या हो जाएगी, हमारी इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाएगी। देन हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर वर्ड से ही आप समझ सकते हो, एक्सट्रीम लेवल का इन्फ्लेशन, जहां पे प्राइस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि अब इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल है, मतलब 50% से ऊपर हो गए पर मंथ, वो हो गया हाइपर इन्फ्लेशन। इससे क्या हो जाएगा, करेंसी सिस्टम हमारा हो जाएगा कोलैप्स। ओके, अब इसके कॉजेस क्या है, डिमांड एंड सप्लाई इम्बैलेंस, अभी आपको मैंने समझाया था जस्ट, ओके, एंड फिस्कल डेफिसिट। अब समझते हैं क्या है डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस क्या है। इन्फ्लेशन कब होता है, जब डिमांड एक्सीड कर जाती है सप्लाई को। मैंने बोला ना अभी, अपने पार्ले जी बिस्किट आपने डिमांड करना शुरू किया, लेकिन उतना सप्लाई आ ही नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्राइसेस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, ताकि लोग खरीदना कम कर दें। अभी ये आपको 5 रुपए का मिल रहा था और डिमांड इतनी बढ़ गई कि आप सप्लाई ही नहीं कर सकते, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है या टाइम उतने टाइम में कर नहीं सकते, तो ये आपका बना देंगे 50 रुपए। अब 50 रुपए आपकी पॉकेट पे हैवी हो सकता है, और कुछ ज्यादा ही डिमांड बढ़ गई, 100 रुपए, 100 रुपए का पार्ले जी कौन खरीदे। वैसे पार्ले जी की डिमांड बढ़ेगी भी नहीं इतनी, ठीक है, सिर्फ एक ये बिस्किट है। बट अगर मैं कुछ इमरजेंसी एड्स की बात करूं, जैसे कि आपका हो गया मास्क, ठीक है, मान लो पैंडेमिक आया था जैसे, ठीक है, पैंडेमिक के टाइम पे मास्क कंपलसरी कर दिया, बिना मास्क के अगर आप निकले तो आपको इन्फेक्शन पक्का हो जाएगा, आपकी डेथ हो जाएगी, ऐसे मान लो ऐसी न्यूज जो है सर्कुलेट कर दी, क्या करोगे, मास्क तो खरीदोगे ही। अब इसमें मान लो आपको ये भी बोल दिया गया कि आपको हर दिन जो है मास्क को चेंज करना है, रेगुलरली यूज नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, आप 2-3 मास्क बाय करोगे। और सिर्फ आप तो हो नहीं, हम 1.5 बिलियन तक पहुंचने वाले हैं, हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन, हम सबको चाहिए। चलो 1.5 लोगों तक नहीं जाएगा, चलो 1.2 बिलियन मान लो, इतनी पॉपुलेशन को चाहिए, तो उसको इंटू 2 कर दो। 2 मास्क अगर मान लो हर एक इंसान खरीद रहा है, तो क्या होगा, जो सप्लाइंग इंडस्ट्री है, जो सप्लायर है, एक मिनट, तो जो सप्लायर है आपका, वो क्या करने लगेगा, अब उसके पास, क्योंकि डिमांड बढ़ गई, सप्लाई तो उस हिसाब से हो नहीं रहा, तो वो क्या करेगा, मास्क का प्राइस बढ़ा देगा, इतना बढ़ा देगा कि लोग 2-2 मास्क ना खरीदें, और तभी भी कंट्रोल नहीं होगा, तो वो इतना बढ़ा देगा कि लोग मास्क ही ना खरीदें, राइट। तो इसी चीज को, इसी इम्बैलेंस की वजह से इन्फ्लेशन आता है, क्योंकि प्राइस बढ़ गया ना मास्क का, इन्फ्लेशन हो गया वो, ठीक है। देन सेकेंड रीजन जो है इन्फ्लेशन का, वो है फिस्कल डेफिसिट। अब गवर्नमेंट बोरोइंग एंड एक्सेसिव स्पेंडिंग से भी मनी सप्लाई बढ़ता है। अगर मनी सप्लाई बढ़ गया, लोगों के पास बेसिकली ज्यादा पैसे आ गए, तो लोग खरीदेंगे ज्यादा, ठीक है, लोग खरीदेंगे ज्यादा, तो जो चीज खरीद रहे हैं उसकी डिमांड बढ़ गई। अगेन वही चीज, सेम चीज है, डिमांड बढ़ गई, और डिमांड बढ़ने की वजह से अब क्या होगा, सप्लाई उस हिसाब से नहीं हो पाया, तो प्राइस बढ़ गया इस चीज का ज्यादा, और ये हो गया आपका अफेक्ट करने वाला इन्फ्लेशन। ओके, देन कंट्रोल मेजर्स क्या हैं कि ये इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसीज लाई जाती है, जैसे रेपो रेट हमने देखा, CRR, ओके। तो रेपो रेट में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट जिसपे RBI लेंड करता है कमर्शियल बैंक को, इंक्रीज कर देगा, ताकि बोरोइंग कॉस्टली हो जाए एंड इन्फ्लेशन फिर कम हो जाएगा, ठीक है। लोगों के पास पैसे बेसिकली कम हो गए, तो पैसे कम हो गए तो क्या हो जाएगा, इस प्रोडक्ट की डिमांड गिर जाएगी एंड इसका प्राइस हो जाएगा नॉर्मल।
एंड दूसरा तरीका क्या है, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। जो भी डिपॉजिट कमर्शियल बैंक ने किया है, किसके पास डिपॉजिट किया, RBI के पास, अब उसको अगर इंक्रीज कर दिया जाए उस परसेंटेज को, तो फिर मनी सप्लाई कम एंड इन्फ्लेशन हो गया कंट्रोल। ओके, देन गवर्नमेंट फाइनेंस। अब गवर्नमेंट फाइनेंस में अगर हम बात करें कि सरकार को पैसा कहाँ से आ रहा है, टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। अब हम जान लेते क्या है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मतलब जो हम अर्न कर रहे हैं उसमें से कुछ पैसा कट जाता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कोई कॉर्पोरेट हो, ठीक है। अब ये डायरेक्टली किसको पे हो रहा है, गवर्नमेंट को पे हो रहा है, राइट। कॉर्पोरेट टैक्स सब किस तरीके का है, जो प्रॉफिट्स जो कमाया कंपनी ने या किसी बिजनेस ने, उस पे भी सरकार टैक्स लेती है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, ये तो हो गया डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट में क्या क्या आता है, जीएसटी एंड एक्साइज ड्यूटी। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कैसे होता है, ये एक यूनिफाइड टैक्स है, किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो कि रिप्लेस करता है मल्टीपल टैक्सेस को। पहले कैसे कैसे टैक्सेस होते थे, बहुत सारे होते थे, लोगों को कंफ्यूजन होता है, हर चीज के लिए टैक्स ही ले रहे हैं। तो अब एक ही सिंगल टैक्स आपको देना है, जीएसटी, ठीक है। वैट सर्विस टैक्स पहले होता था, अब नहीं है। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो सिंप्लीफाई हो गया। देन सेकेंड जो है इनडायरेक्ट में, वो आता है एक्साइज ड्यूटी। अब जो गुड्स मैन्युफैक्चर हुए, ठीक है, प्रोड्यूसर ने पे किया बट पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर, वहां पे लगता है एक टैक्स, वो होती है एक्साइज ड्यूटी। ओके, सीधे मैन्युफैक्चरर पे टैक्स लगा देना। ओके, नाउ फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू शॉर्टफॉल मैनेज बाय बोरोइंग। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है, डेफिसिट का मतलब है कमी होना, फिस्कल का मतलब है पैसे की कमी होना, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे होगा, जब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है गवर्नमेंट का, वो अगर एक्सीड कर जाए उसके रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम हो गई, सरकार की इनकम। अगर आपका एक्सपेंडिचर, अब आप नॉर्मल सी बात करो, ठीक है, अगर आपका खर्चा अगर बढ़ जाता है आपके रेवेन्यू से, आपके पास सेविंग्स कम है, आप खर्चे सारे कर दिए आपने, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। इसी को हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, अगर ये कंट्री लेवल पे है। ओके,